नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और वक्त हो गया है चक्रव्यूह का, जिसमें आज बात होगी शिव के मंथन की। कोरोना संकट के बाद मध्य प्रदेश एक बार फिर विकास कार्यों को लेकर कैसे गति पकड़े, कोरोना संक्रमण के बाद की परिस्थितियों को कैसे सुधारा जा सके और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में क्या काम हो, इसको लेकर सीएम शिवराज एक बार फिर एक्शन में हैं, जिसको लेकर सीएम शिवराज अपनी सरकार में कसावट ला रहे हैं, जिसकी शुरुआत सीएम शिवराज ने सीहोर से की है, जहां उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ तमाम मुद्दों पर विचार मंथन किया। बैठक में विभागीय प्रेजेंटेशन, मंत्रियों से विभाग के लिए प्लान, योजनाओं का क्रियान्वयन पर मंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा हुई। आपको बता दें कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को लेकर 5 जनवरी के बाद तमाम मंत्रियों के साथ ये बैठक संपन्न हुई। बैठक में मंत्रियों के परफॉर्मेंस रिपोर्ट को आधार बनाकर उनके विभाग के एजेंडे पर भी चर्चा हुई। बैठक में कोरोना की तीसरी लहर को नियंत्रित करना है, प्रदेश का राजस्व बढ़ाना, प्रदेश में रोजगार बढ़ाना, प्रदेश के विकास, प्रगति एवं समृद्धि के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चिंतन मंथन हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण और इन क्षेत्रों में नवाचार भी चर्चा का विषय रहे। आपको बता दें, लगातार बैठकों का ये जो दौर जारी है, शिवराज सरकार के मंत्रियों की अहम बैठक सीहोर में हुई, जिसके बाद इस बैठक में राजस्व की कमी को दूर किया जाना, शिक्षा को सुदृढ़ करें, स्कूल कॉलेजों में नए तरीके से पढ़ाई और सबसे अहम बात तीसरी लहर की तैयारी भी, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार करने पर भी चर्चा हुई। साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों से नेताओं की बंद कमरे में चल रही मुलाकातों के बाद सामूहिक बैठकों को बड़ा अहम माना जा रहा है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा इस मीटिंग से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। दुनिया के कई देशों में फिर से कोरोना बढ़ रहा है। तीसरी लहर को रोकना है, उसको नियंत्रित करना है, उसका रोड मैप बनाना है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। इसलिए धन की व्यवस्था कैसे की जाए, अतिरिक्त स्रोत क्या हो सकते हैं ताकि विकास के काम प्रभावित ना हो और जन कल्याण की योजनाएं चलती रहे और बनती रहे। हमारे प्राथमिकता के विषयों को तेजी से हम कैसे आगे बढ़ाएं, उसके साथ साथ किसान, माताएं बहनें, गरीब और युवा बच्चे, उनके कल्याण की योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे। कुछ मुक्त चिंतन भी करेंगे कि इन परिस्थितियों में प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए और कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, तो थोड़ा मुक्त चिंतन भी होगा, इसलिए यहाँ आए। में विकास की दिशा में निरंतर सोचती है। पहली बार ऐसी बैठक नहीं हो रही है जब रोड मैप तैयार हो रहा हो विकास का। इसके पहले कोलार पे, राता पानी पे लगातार इस तरह की बैठकें होती हैं और उसी की ये पहल है कि कोरोना से उबरने के बाद में, कोरोना से जंग जीतने के बाद में हम विकास की रफ्तार बढ़ाएं, जिससे लोगों को रोजगार भी मिल सके, क्षेत्र का विकास हो सके। सारे मंत्रियों के साथ चर्चा का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छे निर्णय इसमें निकल कर आ रहे हैं। खासकर कोरोना महाबीमारी के बाद अब जो थोड़ा सा अभी गिरा है, वैक्सीन टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। ये निर्णय आज लिया है, जिसमें सारे मंत्री भाग लेंगे, सारी हमारी जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां लेंगी, ब्लॉक कमेटियां लेंगी और यहाँ तक कि पंचायत कमेटियां भी लेंगी। पूरे प्रदेश में मैं समझता हूँ देश में पहली बार इतना अधिक एक साथ में वैक्सीन लोगों को लगवाई जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा निर्णय होने वाला है। सीएम राज्य स्कूल जो है ना, उसकी लागत करीब 40 करोड़ रुपया है। तो की लागत जो होती है, एक यूनिवर्सिटी की लागत जो होती है, उतनी लागत हमारी स्कूल की होगी जो गांव में खुलेगी। गांव में अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। रोजगार के लिए भी आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सारे मंत्री निर्णय करें, सोचें, नए नए विचार लाएं कि हम नए रोजगार कैसे हमारे बेरोजगारों को दे सकते हैं। बहुत अच्छे निर्णय इसमें निकल के सामने आए। मंत्रियों की मंथन बैठक आयोजित की गई, उसमें विभिन्न विषयों पर जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों से सुझाव लिए, तो अलग अलग आगे की योजनाओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको निर्देशित भी किया। यह हम सबके लिए संतोष की और प्रसन्नता की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने कोरोना पर
कुछ हद तक कमी करने में सफलता अर्जित की है। पूरी तरह चर्चा हुई और यह सुनिश्चित किया गया है कि तीसरी लहर ना आए, ये हमारा सबसे पहला लक्ष्य होगा। और उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न स्थलों पर अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जनता में ये जन जागरण हो कि सभी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। अब मध्य प्रदेश को तेजी से विकास करने के लिए, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना, मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास करना। तो बता दें कि शिवराज सरकार के मंत्रियों के साथ ये अहम बैठक सीहोर में हुई, जबकि नियमित कैबिनेट बैठक मंगलवार को होगी। आत्मनिर्भर एमपी पर मंत्रियों के साथ ये मंथन हुआ। 1-to-1 मुलाकात भी की। कैबिनेट की बैठक के साथ ही मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्रियों की 1-to-1 मुलाकात भी हुई। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार करने पर चर्चा हुई। मंत्रियों से विभागों को लेकर 1-to-1 चर्चा भी की गई। इसी पर करेंगे आज चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान ब्रजेश पांडे कांग्रेस नेता मौजूद हैं, गोविंद मालू वरिष्ठ भाजपा नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं, वहीं गौरव चतुर्वेदी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। गौरव जी, किस तरह से देखा जाए, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से बंद कमरों में ये जो बैठकें होती आई हैं, अब जो सार्वजनिक सामूहिक जो ऐसी बैठकें हो रही हैं, कितनी अहम मानी जाए अब ये बैठक? देखिए, ये कैबिनेट की बैठक जो हुई है वो एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। इसे किसी अलग अंदाज में देखना बेमानी होगा, क्योंकि अभी तक कोरोना काल के कारण ऑनलाइन बैठकें हो रही थी। अब जाकर मुख्यमंत्री को थोड़ा सा सामान्य स्थिति लगी है तो उन्होंने ये प्रयास किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरीके की बैठकों के बाद भी जमीनी स्तर पर जो रिजल्ट है उसको लेकर के बात होना चाहिए, उसमें क्या कमियां नजर आई हैं उसको लेकर बात होना चाहिए। इसकी एक कमी मुझे महसूस हो रही है जिस तरीके से मंत्रियों ने अपने अपने बयान दिए। ठीक है, ब्रजेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए शिवानी जी, गौरव जी ने बिल्कुल सही बात कहा। असल में ये जो मंथन है, ये मंथन किस तरह का मंथन है ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, क्योंकि आरएसएस के दबाव के बाद भी, आरएसएस की दखलंदाजी के बाद भी और शिवराज सिंह जी को मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को दूसरी बार एक तरीके से अभयदान मिलने के बाद ये इस तरह के मंथन से क्या साबित करना चाह रहे हैं? विष्णुदत्त शर्मा जी वो जो है भाजपा कार्यालय में इस तरह मंथन करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ग्रेस रिसोर्ट में सिरोज में इस तरह का मंथन करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर अभी जो बेसिक नीड्स है, जिसको लेकर के कोरोना से लोग परेशान हुए हैं, पिछले 1.5-2 माह से लोग घर से बाहर नहीं निकले। आपने अनलॉक तो कर दिया, अभी भी सरकार के पास प्रॉपर प्लान नहीं है। सरकार जिस भी तरह की व्यवस्था कर सकती है अभी नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये 26वें नंबर पे मध्य प्रदेश आ गया, ये कहने से झूठे काले से काम नहीं चलने वाला है। सबने देखा है कि 3.5 या 4 माह बाद फिर से वेव जो है रिपीट हुई है, और जब वेव रिपीट हुई है तो बहुत ही खतरनाक रूप से आई है। और मैंने आपके ही चैनल में फर्स्ट वेव के बाद भी आगाह किया था कि देखिए बिल्कुल मत दिमाग हटाइएगा, फोकस रखिएगा, सेकंड वेव अटैक करेगी हिंदुस्तान के अंदर। क्योंकि जितने भी देश हैं, जो लोग, चाहे वो भारत में तो ICMR WHO अच्छी बातें कहता है समय पे राजनीति, लेकिन आप ब्राजील को उठा के देख लीजिए, इंग्लैंड को उठा के देख लीजिए। इंग्लैंड में आज का जो संक्रमण रेट है, पॉजिटिव रेट जबरदस्त है, और आप सोचिए 3rd वेव का संकेत है। अभी भी जो रोड मैप तैयार किया गया है शिवानी जी, हम समझते हैं इस होमवर्क में बहुत सारी कमी है। अभी आप रेवेन्यू जनरेट करने से ज्यादा आवश्यक है 3rd वेव के लिए हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं गोविंद जी से। ठीक है गोविंद जी, मंथन किया जा रहा है, रेवेन्यू जनरेट करने से ज्यादा जरूरी है अभी तीसरी लहर की तैयारी? देखिए, सरकार चलाना आता है और सरकार कैसे चलाई जाती है, वल्लभ भवन के कमरे में एसी के चेंबर में बैठकर दिन भर सरकार नहीं चलाई जाती। सरकार सड़क पर आकर उसकी पूरी जानकारी जनता की
लेकर कहाँ पर किस बात की कमी है, कहाँ पर किस बात को इनहेंस करना है, उसके लिए बार बार लोकतांत्रिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से सभी से विचार विमर्श करके और मध्य प्रदेश का एक रोड मैप बनाए। वैक्सीनेशन सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये कह रहे हैं कि अगली वेव, अरे तो वैक्सीनेशन किस लिए हो रहा है भाई? वैक्सीनेशन का जो ड्राइव चलेगा और पूरा वैक्सीनेटेड मध्य प्रदेश, एक बार गोविंद जी अपनी बात पूरी कर लें फिर आपके पास आ। इसीलिए एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में हो, उसके उन्नयन और विकास के लिए और कई सारी चीजों के लिए जो आज बात हुई है। हमारे जो सामाजिक सरोकार की योजनाओं का कैसे फायदा नीचे तक पहुंचे, फिर हमारा व्यापार, व्यवसाय, उद्योग वो जो बीच में बाधित हुआ था उसको कैसे गति मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे हो, इन सारी बातों को लेकर उसमें हेल्थ स्ट्रक्चर भी अहम है। ऐसा नहीं कि हेल्थ पर कोई बात ही नहीं हुई। सबसे महत्वपूर्ण तो हेल्थ सेक्टर को और कैसे बढ़िया करना ताकि आगे आने वाले किसी भी संकट का हम सामना कर सके। जो ये जो सीएम राइज स्कूल की बात भी हुई आज, और उसके बाद मध्य प्रदेश का जो आगे एक मॉडल स्टेट बने, चाहे वो हमारा शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो। अब किल कोरोना अभियान हमारा सार्थक रहा, ग्रामीण क्षेत्रों में हम स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, अब रोगी कल्याण समिति के माध्यम से सेवाएं मजबूत कर रहे हैं। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमने शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में दवाइयाँ, प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए जागरूकता, इन सब चीजों के लिए। और सबसे बड़ी बात है अभी कि जागरूकता करना। हेल्थ वर्कर का प्रभावी ट्रेनिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है विभाग द्वारा, कैसे उनको ट्रेनिंग दी जाए, तो ट्रेनिंग देकर उनको किस तरह तैयार किया जाए। 1, 2, 3 जुलाई को वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाने वाले हैं, तो पंचायत स्तर तक वैक्सीनेशन के लिए सब जुटे। उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, कोरोना वॉलियंटियर्स हैं, जन अभियान परिषद है, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि, जिले का प्रशासनिक अमला और प्रभावी लोग वहाँ के, इन सब लोगों को लेकर के और एक महाअभियान। देखिए, जब तक स्वास्थ्य सेवाएं तभी बेहतर होंगी जब हम कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए हम उसकी तैयारी करेंगे। ये तैयारी का हिस्सा है। और जो हमें अभी पिछले समय जो कमी जहां पर मालूम चली है स्वास्थ्य की सेवाओं में, कहाँ क्या करना, ट्राइबल में वैक्सीनेशन के पहले भ्रम को दूर करना। पहले तो कांग्रेस ने भ्रम फैलाया। देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से काम कब होता है? जब मंत्री परिषद की बैठक में जितने विभाग के मंत्री हैं उनसे खुले दिल से बात करके उनसे फीडबैक लिया जाए। ऐसा नहीं कि एकला चलो रहे कि हमने जो कर दिया वही ठीक है। इसलिए मुख्यमंत्री तो मिलते ही नहीं थे मंत्रियों से, बाकी लोगों से तो दूर की बात है, तो उनके पास फीडबैक कहाँ से आएगा? ये सरकार लोकतांत्रिक ढंग से काम कर रही है। जनता से भी फीडबैक आ रहा है। मुख्यमंत्री जी लोगों के बीच में जाते हैं, वहां से फीडबैक आता है। और मंत्रियों के माध्यम से भी हम कैसे कैसे वन फॉरेस्ट का एरिया हो या वन राजस्व भूमि और फॉरेस्ट के में राजस्व जो ग्राम है, वैसी वन ग्राम को राजस्व ग्राम की सुविधाएं देना, ये सब चीजें उसमें समाहित है आज की बैठक में चर्चा। ठीक है। अब ब्रजेश जी, क्या दिक्कत है? अगर जिस तरह से कोरोना काल की बात कर रहे हैं उसकी भी चर्चा हुई है और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करना है, उसकी चर्चा हुई है। गोविंद जी कह रहे हैं। देखिए शिवानी जी, गोविंद मालू जी क्या कह रहे हैं, गोविंद जी का अपना तर्क हो सकता है, मैं उनके तर्क से सहमत नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस बात को समझिए, दमोह उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को और बड़ी शर्मा जी को जम के धुड़की पिलाई और कहा कि सरकार आपकी, सत्ता आपकी, आप दमोह उपचुनाव हार जाते हैं। अभी भविष्य में जो है खंडवा का लोकसभा उपचुनाव होना है, बुंदेलखंड का पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र है, हमारे विंध्य क्षेत्र का रहगांव विधानसभा क्षेत्र है, निवाड़ मालवा का जोगढ़ विधानसभा क्षेत्र है। तो इन सब जगहों के उपचुनाव को लेकर के भी रणनीति बना रहे हैं, सब कुछ करें, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार को एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। ये अभी कह रहे थे कि वैक्सीनेशन उसके लिए हम लगा रहे हैं। अरे वैक्सीनेशन आप बताइए मुझको, इंग्लैंड जैसे देश जहाँ पर 100% वैक्सीनेशन हुआ था, उसके बाद भी तीसरी लहर ने वहां पर अटैक किया। देश की सर्वोच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लगातार सरकार को, प्रदेश सरकार को चेतावनी दे रही कि आप थर्ड वेव के लिए तैयार रही है, उसका असर बच्चों में ज्यादा होना है। ऑक्सीजन प्लांट, उसके अलावा वेंटिलेशन, उसके अलावा जितनी दवाई है, अभी ब्लैक फंगस का प्रकोप घटा नहीं है, कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, नए नए केस हो रहे हैं, उसका जो मिनट है वो बदलता जा रहा है। तो हम समझते हैं
अभी भी सरकार को सब चीजों के अलावा इस चीज को पहली प्राथमिकता में रखना चाहिए, उपचुनाव वगैरह बाद में या स्थायी निकाय का चुनाव बाद में, कि पहले अगर थर्ड वेव का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं आपको फिर कह रहा हूँ 3.5 या 3.25 मैंने पूरा बैठ के अपने लैपटॉप में कैलकुलेट किया है मैम, उसमें 3.5 या 3.25 माह में हर विदेशों में ये वेव रिपीट हुई है, भारत में भी हुई है। तो कम से कम अभी 3.5 4.25 या 4 महीने का एक ऐसा पैकेज तैयार रहने चाहिए इस राज्य सरकार को कि देखिए हम लोगों ने अपनों को खोया है, कई लोगों ने अपनी माता पिता बच्चों को खोया है। तो इस तरह के संक्रमण से हम सब लोग बच सकेंगे अगर देश के नागरिक, प्रदेश के नागरिक सुरक्षित रहेंगे, तब तो अच्छा है। अच्छा योग्य कुशल राजा वही होता है, चाणक्य ने कहा है, जो प्रजा का पालक होता है, जो प्रजा के हित सुख के बारे में सोचता है। ठीक है, इसका आपने बेहद गंभीर मुद्दा जो इस वक्त उठाया है, इसका भी हम जवाब ले लेते हैं गोविंद जी से। गोविंद जी, तीसरी लहर की क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? तीसरी लहर आने वाली है, दस्तक दे रही है, हर जगह पर इसी की इस वक्त खबर चल रही है। ये तो अभी अज्ञात है, तीसरी लहर कब आएगी, कोई इसका निश्चित समय तो है नहीं, ज्योतिषी है नहीं, लेकिन हम कोरोना गया नहीं है, हम इस बात से सावधान हैं। और इसीलिए हम ये जो वैक्सीनेशन का ड्राइव चला रहे हैं, किस लिए है? ये इसीलिए है, बचाव के लिए है। स्वास्थ्य सेवाओं में हम जो हेल्थ वर्कर्स को जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, ये किस लिए है? बेड्स की व्यवस्था बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था बढ़ा, ये किस लिए? ये कोई भी आगे आने वाले संकट से निपटने। गोविंद जी, बच्चों को ये जो तीसरी लहर है वो ज्यादा प्रभावित कर सकती है, ये अनुमान है। देखिए ये अनुमान है, लेकिन तो गोविंद जी अनुमान के साथ भी तो हमें तैयारी करके रखनी पड़ेगी ना। बिल्कुल, हम इस खतरे से सचेत हैं और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। हमने बच्चों के लिए आईसीयू बेड मध्य प्रदेश में बढ़ाए, अभी सारे हॉस्पिटल्स में तैयारियां चल रही हैं कि कोई भी अगर आपदा आएगी, मैंने कहा चाहे बच्चों में हो बड़ों में हो, जो आपदा आएगी उससे निपटने की तैयारी इस सारी पिछले पेंडेमिक की सेकंड वेव से अनुभव लेकर, क्योंकि ये अचानक जब आता है इसका कोई अनुमान नहीं रहता कि कितने लोग इसमें आए, चपेट में आएंगे। तो ये जो डाटा कलेक्शन हमारे पास हुआ है, इसका डाटा एनालिसिस करके हम लोग वैज्ञानिक तरीके से इससे निपटने के लिए पूरा रोड मैप बनाया है सरकार ने। इसीलिए मंथन हुआ है कि गाँव में जाकर, आदिवासी क्षेत्रों में जाकर सबको एजुकेट करना है, वैक्सीनेटेड करना है, स्वास्थ्य सेवाओं को इनहेंस करना है, इसीलिए हो रहा है। ठीक है गौरव जी, जिस तरह से देखा, इनसे एक सवाल पूछ दीजिए मैम। जिस तरह से सांसद निधि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है सांसद निधि का पैसा कोरोना पीड़ितों के लिए दिया, जो भी लोग सेकंड वेव से प्रभावित हुए, क्या मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह की सरकार, विधायकों का फंड जो है, यदि विधायकों का फंड अभी नहीं दिया गया कोरोना के लिए, क्या मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार 75% हिस्सा जो है वो कोरोना फंड के लिए, थर्ड वेव के लिए एकत्र करने का ऐसा कोई आदेश पारित करेगी? क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय है जिसको बड़ा हल्के से ले रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं गोविंद जी से। गोविंद जी, एक सवाल किया है ब्रजेश जी ने आपसे, इसका जवाब दें। देखिए सरकार सब व्यवस्थाएं कर रही है, जहां पर जो आवश्यकताएं हैं वो सब उसके लिए धन भी उपलब्ध कराया जा रहा है, रेवेन्यू की व्यवस्था भी की जा रही है। हम समय समय पर जो भी उपाय इसके लिए किया जाना है, जो सुविधाएं जुटानी जानी है, राजस्व की जो व्यवस्था करनी है, वो सरकार कर रही है। इसलिए इससे निश्चिंत रहें कि ऐसा बार बार किसी पर संशय पैदा न करें, सरकार के सब ध्यान में। ठीक है गौरव जी, कोरोना काल चल रहा है, लगातार बोला जा रहा है, जो अभी तक बंद कमरों में, हम भी जानते हैं कि बैठकों का दौर वो है नॉर्मल है, बैठकें नॉर्मल हैं, लेकिन जिस तरह से मंत्रियों का भी कहना है कि खुले में बैठकें पहले भी होती थी, लेकिन बैठकों से नए नए विचार भी आते हैं, तो नए नए सजेशंस भी देते हैं कि क्या कुछ और विकास के लिए किया जा सकता है। तो ऐसे में कोरोना काल की तीसरी लहर की जब हम बात कर रहे हैं, तो कितना अहम हो जाता है इन बैठकों को कोरोना काल से भी हम जोड़ के देख सकते हैं। देखिए, मैं मालू जी की बात से सहमत हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके से बात की जाना चाहिए, लेकिन बैठक आप ऑनलाइन करें, बैठक आप एसी कमरे में करें, या बैठक आप खुले मैदान में करें, या बैठक ना करें, लेकिन सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं वो नीचे के जमीनी स्तर तक कितनी लागू हो रही हैं, उसके क्या परिणाम आ रहे हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम वर्तमान दौर में देखें तो
मध्य प्रदेश के बड़े अखबार दैनिक भास्कर में एक समाचार छपता है कि मई माह में 1,70,000 मौतें हुई हैं, और अगर हम सरकार के आंकड़ों को देखें तो वो 1.5% 2% के आसपास बैठता है। भास्कर ने जो खबर दी है वो तथ्यात्मक खबर है। आखिर इस तरीके की जरूरत क्यों पड़ती कि आंकड़े छुपाना पड़े? आखिर जरूरत क्यों पड़ती कि कोरोना के मरीजों को छुपाना पड़े? क्यों वैक्सीनेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है? क्यों RT-PCR उनके सही नहीं हो पा रहे हैं? जब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा, इसमें क्या समस्याएं आ रही, सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी, तब तक इस तरीके की बैठकें हमेशा बेमानी रही। ठीक है, बेहद गंभीर मुद्दा और बेहद ये जो मुद्दा आपने उठाया है गौरव जी, इसका जवाब हमें जरूर लेना चाहिए गोविंद जी से। गोविंद जी, जिस तरह से लगातार आंकड़े छुपाने का जो आरोप लगता रहा है, उसके लिए क्या कुछ देखा जा रहा है आगे के लिए? क्या कुछ ऐसे प्रमाण के तौर पर लाया जाएगा कि भाई आंकड़े नहीं छुपाए जा रहे हैं, और अगर छुपाए जा रहे हैं तो क्यों ऐसी नौबत आई छुपाने की? सरकार कोई आंकड़े नहीं छुपा रही है। ये सब अपने अपने स्तर पर जो लोग इसके बारे में जो भी फैला रहे हैं भ्रम, मैं समझता हूं कि सरकार के पास तो ये जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र देने का और उसका रिकॉर्ड है। उसके आधार जितने भी जो मौतें कोरोना से हुई हैं उसका भी अस्पतालों का, निजी अस्पतालों का, सरकारी अस्पतालों का वहाँ रिकॉर्ड में है। वो कोई बिना रिकॉर्ड के नहीं हुआ है, तो ओपन है सब। इसलिए कुछ आंकड़े नहीं छुपा रहे। इससे आंकड़े छुपाने से क्या होगा और आंकड़े ज्यादा कम बताने से क्या होगा और ज्यादा बताने तो क्या होगा? देखिए, जो आपदा है, जो विपदा है, वो किसी का कोई मानक स्टैंडर्ड तय करके या उसकी संख्या तय करके नहीं आती है कि कितने लोग उसमें काल कवलित होंगे। ये कोई आकाशवाणी या भविष्यवाणी पहले से नहीं हो जाती है। तो आपदा है, विपदा है, प्राकृतिक आपदा है, इसमें कितना होगा नुकसान, ये आज हमारे यहाँ क्यों, हम तो उन्नत देशों में देखें, बाकी जगह भी, फ्रांस में, स्पेन में, इटली में, वहां पर कितना हुआ, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे ज्यादा बेहतर होने के बाद में वहां ये सब पेंडेमिक का जो असर हुआ है, ये असर जो है कि कितना म्यूटेशन उसका होगा, कितना उसका कोरोना का जो नया वो है वो कितना उसका प्रभावी रहेगा, कितना इफेक्टिव और कितना नुकसान पहुंचाएगा और कितना घातक है वो, ये तो कभी अनुमान कोई नहीं लगा सकता। इसलिए जो भी देखिए, मौत के आंकड़े छुपाने का सरकार को क्या करना है? उससे जो हुआ है आपदा है। ठीक है, हम लॉकडाउन लगाया तो आपदा थी, तभी तो लगाया। ठीक है ब्रजेश जी, ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। ब्रजेश जी, कोरोना महामारी है, कोई बीमारी तो है नहीं, किसी को पूछ के या किसी को बोल के तो आई नहीं थी, तो फिर ये जो आंकड़े छुपाने की बात, जो आरोप लगातार लगाया जा रहा है, किस बेसिस पे? क्यों लगता है आपको ऐसा कि सरकार ने आंकड़े छुपाए हैं? शिवानी जी, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आदरणीय मालू जी भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी रह चुके हैं। मैं भी कभी युवा कांग्रेस में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रह चुका हूँ, सुरजेवाला जी की कमेटी। मुझे बहुत आश्चर्य इस बात का भी लगता है, अगर आप मेरी बात को जरा सुनिएगा, 30 सेकंड मुझे दीजिएगा। अगर सरकार को लगता है कि दैनिक भास्कर में छपी खबर गलत है तो सरकार को उसके खिलाफ मुकदमा कायम करना चाहिए, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, जिस दिन दैनिक भास्कर ने इस खबर को दिया अपनी लीड स्टोरी बना करके भोपाल के अखबार में, अन्य भी संस्करणों में, उसके बाद ही दिग्विजय सिंह जी के बारे में एक कथित वीडियो वायरल किया जाता है, और उस वीडियो में जो शब्द है सेल, कंसीडर, उसको छोड़ करके वो कहाँ जोड़ करके एंग्जाइटी सेल वाले। हम समझते हैं जब सरकार के बारे में कांग्रेस पार्टी उनको आईना दिखाने का कार्य करती है, उस समय ही इनको पेट में दर्द होता है और उसी समय ये सारी चीजें हो जाती है। आप मुझको एक बात बताइए, राम मंदिर का मसला को लेकर, न्याय ट्रस्ट को लेकर के आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय रणदीप सुरजेवाला जी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये सारी बातें, आंकड़े तो छुपा रहे हैं, हर चीज में अमानत में खयानत कर रहे हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से मैं शिवानी जी में से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आंकड़े आप नहीं छुपा रहे हैं तो CSR की रिपोर्ट को आप क्यों रोक रहे हैं? उनके पास तो सही रिपोर्ट है, आप उस रिपोर्ट को जारी होने दीजिए। और चौथी महत्वपूर्ण बात ये, चूंकि जो हमारे नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी ने कहा कि हर परिवार के सदस्यों को आपको निश्चित रूप से मुआवजा देना पड़ेगा। हमारे पास शमशान की, कब्रिस्तान की रिपोर्ट है, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्षों ने हमारे पास रिपोर्ट भेजी है। खुद मैं छिंदवाड़ा के पांडुरना विधानसभा में गया,
और एक दिन में ही 5-6 जगह गया, उसके आंकड़े कलेक्ट्रेट के पास नहीं थे। तो आप मुझको बताइए, सरकार आंकड़े नहीं छुपा रही तो क्या कर रही है? गौरव सर ने बिल्कुल सही बात कहा, सरकार लगातार मध्य प्रदेश की आंकड़े छुपा रही है, आंकड़ों की बाजीगारी करके अपनी पीठ थपथपाना चाह रही केंद्र सरकार। ठीक है ब्रजेश जी, जनता मरे कोरोना से या कुछ हो। ठीक है ब्रजेश जी, ठीक है, मैं इस मुद्दे को नहीं छेड़ना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से आपने दिग्विजय जी के बयान के बारे में जो बात उठाई, लेकिन उसमें यह भी है कि जिस तरह से बयान दिया गया था 2 साल बाद 370 धारा 370 का जो जिन्न बाहर निकला, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। लगातार ऐसे बयान जो दिए जाते रहे हैं और दिए जा रहे हैं, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। बहुत हमारे पास समय की कमी है, इसलिए मैं सबसे लास्ट कमेंट नहीं ले सकती। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि शिवराज सरकार के मंत्रियों की अहम बैठक हुई, कई अहम मुद्दों पर इस पर चर्चा हुई। बहरहाल देखना होगा कि जिस तरह से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि कोरोना की क्या कुछ तैयारी, देखने वाली बात है कि जिस तरह से शिवराज एक्शन मोड में है, लगातार ताबड़तोड़ बैठकें भी की जा रही हैं, मध्य प्रदेश के हालात भी सुधर रहे हैं जिस तरह से कोरोना काल की हम बात करें तो, लेकिन फिर भी देखना होगा कि कितनी धरातल पर ये योजनाएं अब उतर सकती हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।